गुड आफ्टरनून। फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम 3 to 4 लेक्चर में नेक्स्ट वीक तो खत्म ही हो जाएगा ये फ्रिक्शन। तुम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते रहो। एक्सरसाइज 1 डिस्कस किया है, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 किसी एक दिन डिस्कस कर दूंगा और एक्सरसाइज 4 एक दिन, ठीक है। तो आप एनएलएम वाला सॉल्व करते रहिए। नहीं नहीं अभी, हाँ अभी नहीं सॉल्व किया बट आ सकता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा। अभी तो नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बस। ऐसा देखो यहाँ से कुछ अगर आपको याद है, एक डाउट्स या ऐसे बोलो, ऐसा ना, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। A string has mass m and length l. A force is acting at one of its end. You have to find the value of tension at a distance x. यहाँ पे फोर्स फाइंड किया था ना, टेंशन फाइंड किया था, एक क्वेश्चन किया था ऐसा जिसमें स्ट्रिंग का ये मास था m। तो नॉर्मली अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ से फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ पहले समझ लेते। एक ब्लॉक है, उसको क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस कर दिया। ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। एक्जेक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब आप इस ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस्ड करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो आपको तो ये सरफेस स्मूथ लग रहा है ना, बट माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या होगा इसका, स्कोपिक व्यू। तो जब आप देखोगे तो ये सरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस टाइप का दिखाई देगा, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऐसा। और ये वाला जो सरफेस है, ये वाला भी ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये ब्लॉक भी वैसा है, ये ब्लॉक भी वैसा है, इसका ये वाला हर पार्ट वैसा ही दिखेगा, मुझे ये ऑब्जर्व करना है ये वाला पार्ट। तो ये भी ऐसा। तो अब क्या होगा अगर जैसे आप इसको प्लेस कर रहे हो यहाँ पे, तो इसके और इसके बीच जो है ना, जैसे कॉन्टेक्ट्स आएंगे तो फिर ये ऐसा है, इस टाइप का, इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जहां जहां पे यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे, मैक्सिमम जगह पे बनेगा, यहाँ पे बन रहे, यहाँ पे बन रहे, यहाँ पे बन रहे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो कॉन्टेक्ट्स है तो इसका नॉर्मल जो है यहाँ समझो। तो जैसे अब क्या करेगा, यहाँ पे तुम फोर्स लगा रहे हो एफ, यहाँ पे क्या लगा रहे हो, फोर्स एफ। जैसे आप फोर्स लगा रहे हो तो अब ये इसके कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो कांटेक्ट में है, ये ऐसा है, एग्जैक्टली कैसा है, ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, ऐसा है और ये ऐसा है, एग्जैक्टली ये ऐसा है, इस टाइप से है। तो अगर आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पॉइंट जिस इसके कांटेक्ट में इंटरलॉकिंग है ना, तो इंटरलॉकिंग की वजह से ये जो है इसको मूव नहीं करने देगा, ये जो है इसको मूव नहीं करने देगा, किसकी वजह से, इंटरलॉकिंग। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इन सब जगह पे क्या हो रही है, इंटरलॉकिंग हो रही है। इस इंटरलॉकिंग की वजह से ये क्या करेगा, जैसे इस पे फोर्स लगाओगे तो ये मूव इसको नहीं करने देगा। जब तक आप ये इंटरलॉकिंग की वजह से जितना इस पे फोर्स लग रहा है, जब तक आप क्या करोगे, उस फोर्स को ओवरकम नहीं करोगे, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है। तो ये फ्रिक्शन आ क्यों रहा है, इसी इंटरलॉकिंग की वजह से आ रहा है। तो देखो क्या होती है, थियरीज रिगार्डिंग, थियरीज बस ऐसे नाम लिख देते, थियरीज रिगार्डिंग फ्रिक्शन, रिगार्डिंग फ्रिक्शन। तो फर्स्ट जो थियरी होती है वो इंटरलॉकिंग थियरी होती है, इंटरलॉकिंग थियरी। तो इंटरलॉकिंग थियरी में यही है कि जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू पे ऑब्जर्व करोगे
तो यहाँ से क्या करेगा, ये इसका सरफेस इंटरलॉक हो जाएगा। इंटरलॉक हो जाएगा तो जैसे आप फोर्स लगाओगे ये इसको मूव नहीं करने देगा। इसका मतलब क्या है, कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। एक सेकेंड थियरी आती है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना उतना, बट समझ लीजिए क्या है। एक आता है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर थियरी, ऐसा बोल सकते हैं, या एटॉमिक थियरी करके कहीं पे कुछ लिखा होगा। तो इस वाले थियरी में मॉलिक्यूलर थियरी या एटॉमिक थियरी का मतलब ये हुआ कि अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब आपको पढ़ा रहा था कांटेक्ट फोर्स, उसमें मैंने बोला था कि ये जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन भी एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है। और ये जो फ्रिक्शन आता है ना, कहाँ, ये फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर थियरी है वो यही चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो ये क्या है, ये ऐसा है, ये सरफेस ऐसा है, ये सरफेस ऐसा है। तो अब जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये वाला पॉइंट इसके कांटेक्ट में, 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 पॉइंट्स कांटेक्ट में होंगे। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच, इसके बीच, इसके बीच, या इस एटम के बीच, इसीलिए एटॉमिक थ्योरी या मॉलिक्यूलर थ्योरी, इस मॉलिक्यूल के बीच ये क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। तो अब जब इस पे आप फोर्स लगाओगे तो इसी फोर्स की वजह से, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो इसी फोर्स की वजह से क्या करेगा, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के बीच क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जैसे आप फोर्स लगाओगे तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये इसको मूव नहीं करने देगा, ये इसका ओपोज करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहां से एक बार एनालाइज कीजिए कि अगर ये पूरा सरफेस जो है स्मूथ है, स्मूथ सरफेस, और ये वाला जो सरफेस है ये भी स्मूथ सरफेस है, तो अभी क्या होगा, किस केस में जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, इसमें या इसमें, इस वाले केस में या इस वाले केस में। तो स्मूथ सरफेस ज्यादा है तो इसमें ज्यादा कांटेक्ट में होंगे ना मॉलिक्यूल्स, इसमें तो कम होगा। अगर रफ है, रफ में तो कम कांटेक्ट बनेगा ना स्मूथ। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे है, कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे है, तो इनिशियली क्या होगा, आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए, आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इनिशियली, इनिशियली आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको मूव कराने के लिए, क्योंकि इसका कांटेक्ट क्या है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू रफ सरफेस। इसीलिए इनिशियली क्या होता है, यहाँ पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए। एक बार आपने ये मोशन में आ जाएगा उसके बाद कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि एक बार मोशन में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है, और एक बार बॉन्ड इसका ब्रेक हो गया तो अब फिर से उसके बीच बॉन्ड तो नहीं बनेगा, तो ये सीधा मूव ही करता रहेगा आगे। तो इनिशियली लगता है ज्यादा फोर्स, इनिशियली, ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, इससे मैं बोला इनिशियली, स्टार्ट करने के लिए लगता है ना। नहीं नहीं, वही चीज बोल रहा हूँ ना, इजीली तो करेगा ना यार, वही समझो, क्वेश्चन समझो इसको, समझो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। जैसे ये स्मूथ सरफेस है, ये ऐसा है ना, ये स्मूथ सरफेस है, ये ऐसा है, ठीक है। अब सेम ब्लॉक है, यही ब्लॉक को रफ सरफेस पे रखो। रफ का मतलब ये नहीं कि इंटरलॉकिंग इसकी ऐसी हो जाए, इसमें बहुत सारा फोर्स आ जाएगा। अब ऐसा ब्लॉक रख दिया तुमने, ये ब्लॉक की भी इंटरलॉकिंग ऐसी ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, तो फिर इसको मूव कराना तो बहुत टफ है ना यार, है नहीं, बहुत ज्यादा इंटरलॉकिंग है, फोर्स लगेगा, इसको अपोज करेगा हर पॉइंट पे फोर्स। यहां से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्मूथ सरफेस है। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बोल रही है, मॉलिक्यूलर थ्योरी के कॉन्टेक्ट इसको समझिए, और ये इंटरलॉकिंग थ्योरी को समझिए। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या है, किस पे ये बेस्ड है, मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है ये किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑन
मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे बेस्ड है ये थियरी। तो वही चीज बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ कि इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर ये रफ सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस ऐसा है, ये ब्लॉक है ऐसा, तो इसमें नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स कम रहेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होगा एज कम्पेयर टू ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है ये वाला, और ये रफ सरफेस है, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, इसमें कम होगा। तो इन दोनों अगर ब्लॉक सेम है, ये सेम ब्लॉक है, तो आप यहाँ पे फोर्स एफ लगा रहे हो, यहाँ पे एफ डैश लगा रहे हो, तो इनिशियली नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसलिए एफ डैश की वैल्यू इनिशियली इसको ज्यादा फोर्स लगेगा मूव कराने के लिए। किस पे, ये किस थ्योरी, ये कौन सा थ्योरी बोल रहा है, ये मॉलिक्यूलर थ्योरी से आया है। किससे आया, मॉलिक्यूलर थ्योरी से। इंटरलॉकिंग थ्योरी में क्या होगा, यहाँ पे इंटरलॉकिंग ज्यादा है, यहाँ पे तो इंटरलॉकिंग है ही नहीं, तो इंटरलॉकिंग थ्योरी से क्या होता, इंटरलॉकिंग थ्योरी से क्या होता, ये ऐसा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ज्यादा है और यहाँ पे कम है ना, इंटरलॉकिंग यहाँ पे कम है और यहाँ पे, नहीं नहीं ओपोजिट नहीं, ओपोजिट नहीं है, बता रहा हूँ, ओपोजिट नहीं है। इंटरलॉक सिर्फ फोर्स एक ही केस में ओपोजिट होता है, बाकी सब केस में सही है। देखो यहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा, वही बोल रहा है कि जैसे फोर्स लगाओगे यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा, जैसे फोर्स लगाओगे यहाँ पे फ्रिक्शन इनिशियली लगेगा, बट उसके बाद तो लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे दिखाओगे नहीं, यहाँ पे भी फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन। ये थियरी क्या बोल रही है कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग ज्यादा है, यहाँ पे कम है इंटरलॉकिंग, कॉन्टेक्स्ट में तो है बट इंटरलॉकिंग कम है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ डैश की वैल्यू कम होगी एफ से। तो सिर्फ एक्सट्रीम केस जो होता है, जो स्मूथ सरफेस वाला केस होता है, वहां पे जो मॉलिक्यूलर थियरी होती है और इंटरलॉकिंग थियरी होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। कहाँ पे, स्मूथ वाले केस में। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रहा था, इस केस में भी मॉलिक्यूलर थियरी में भी यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसा थोड़ी कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में अपने को क्या, अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये रफ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, इजीली स्लाइड हो जाएगा ये, बट वही अगर ऑब्जेक्ट है तो इजीली स्लाइड होता नहीं है। तो इंटरलॉकिंग थ्योरी यहाँ तक तो सही है, ये स्मूथ सरफेस से पहले तक तो सही है, लेकिन जहाँ पे स्मूथ सरफेस आता है वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि अरे अगर ये मॉलिक्यूलर थ्योरी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगना चाहिए, बट आपको यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगे, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा या यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा, आपको यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगेगा ना। नहीं नहीं, हाँ एग्जैक्टली, वो डिफरेंट सरफेस पे करें वही। तो ऐसा नहीं कि ये थियरी रॉन्ग हो गई या ये थियरी रॉन्ग हो गई, थियरी तो दोनों सही है, बट जहां पे स्मूथ सरफेस वाला केस आता है ना मॉलिक्यूलर थियरी में, वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है। रफ सरफेस पे तो ये थियरी सही है, और ये थियरी तो रफ और स्मूथ दोनों सरफेस पे सही है, बट ये थियरी जो है, ये थियरी जो है स्मूथ सरफेस पे आके ये जो है मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। क्यों, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे फोर्स तो कम लगेगा स्लाइड करने के लिए, है ना, फोर्स तो कम लगेगा स्लाइड करने के लिए, बट क्या बोला गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो स्मूथ सरफेस के लिए कोई थियरी आएगी, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन ही नहीं है, अपन लेंगे ना, तो अपन क्या लिखेंगे, इंटरलॉकिंग थियरी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए अपने को कौन सा थियरी यूज करनी है, अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सी थियरी है, तो इंटरलॉकिंग थियरी। इसलिए अपन मॉलिक्यूलर थियरी को ये नहीं करेंगे, इंटरलॉकिंग थियरी अपने लिए इंपॉर्टेंट। कौन सी थियरी, इंटरलॉकिंग थियरी, क्योंकि जहां पे स्मूथ सरफेस आएगा वहां पे फ्रिक्शन को जीरो मान लेंगे अपन, वहां पे फ्रिक्शन को क्या मान लेंगे, जीरो। बट ये क्या बोल रहा था कि वहां पे इनिशियली फोर्स तो लगेगा, इनिशियली तो कोई अपोज कर रहा होगा क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज्यादा है, इसलिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरलॉकिंग थ्योरी। पढ़ने वाले क्या मतलब, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जहां पे स्मूथ सरफेस आ जाएगा वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या लेना है, जीरो, इवन ब्लॉक इज एट रेस्ट, अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो भी ब्लॉक जो है
वो इनिशियली रेस्ट में है तो भी फ्रिक्शन की वैल्यू 0 ले। क्लियर है? आई बात समझ में? अभी किसी को कोई डाउट है? हाँ। इस नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मूथ सरफेस पे आके वो होता है, बट रफ सरफेस के लिए तो सही है ना। मॉलिक्यूलर थियरी भी तो रफ सरफेस के लिए सही है ना। नोट करो, नोट कांटेक्ट फोर्स आएगा। कांटेक्ट फोर्स जैसे इंटरलॉकिंग हो रही है तो कांटेक्ट फोर्स आएगा, बात करेंगे उसके बारे में, पहले इतना तो नोट कर लो, पहले इतना नोट करो। ये डन, वेरी गुड, नोट कर लिया इसको। अब देखो यहाँ से मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या बोल रहा था, जैसे देखो ये समझो खुद से, ये क्या है, ये ऐसे समझिए, ये स्मूथ सरफेस है, ये कोई भी सरफेस है, स्मूथ है, रफ है, कुछ है, ये ब्लॉक रख दिया यहाँ पे ऐसा। यस, यस। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, तो ये रफ सरफेस के लिए वैलिड है, स्मूथ सरफेस के लिए भी वैलिड है, बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, इसीलिए इंटरलॉकिंग थ्योरी से अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरलॉकिंग थ्योरी, क्योंकि फ्रिक्शन किसके लिए आएगा, रफ सरफेस के लिए आएगा, स्मूथ सरफेस पढ़ेंगे ही नहीं, किसके लिए आएगा, रफ सरफेस के लिए आएगा फ्रिक्शन। इसलिए देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होगा, इसके मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा ना यार, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा, है ना, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होंगे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम होगा। तो स्मूथ सरफेस के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होना चाहिए ना, तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए इनिशियली, क्योंकि एक बार वो मोशन में आ गया तो क्या होगा, एक बार मूव करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, बॉन्ड जो है इसका ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा ना, इसलिए। तो अपने लिए इंटरलॉकिंग थ्योरी, अब इंटरलॉकिंग थ्योरी में क्या है, कैसे ये जो है उसको क्या कर रहा है, उसके मोशन को अपोज कर रहा है, समझ लीजिए एक बार फिर से। ये ऐसा सरफेस है मान लीजिए, तो दूसरा सरफेस है ऐसा, कहीं पे भी कांटेक्ट में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ये ऐसा है और ये ब्लॉक है आपका, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कांटेक्ट में ऐसा फोर्स, जहाँ पे ये यहाँ पे कांटेक्ट में ऐसा फोर्स, यहाँ पे कांटेक्ट में ऐसा फोर्स, यहाँ पे कांटेक्ट में ऐसा फोर्स, तो ये फोर्स का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है अभी कांटेक्ट फोर्स का। पहले क्या होता था, स्मूथ सरफेस है, कांटेक्ट फोर्स कैसा लगेगा, ये स्मूथ सरफेस है, कांटेक्ट फोर्स सीधा ऐसा लगता था, नॉर्मल रिएक्शन। बट अभी कांटेक्ट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अगर आप इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो, इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो, तो यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग होगी, मैक्सिमम इंटरलॉकिंग इस सरफेस पे होगी, इस वाले सरफेस पे, इसके इस सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग होगी ज्यादा। आप इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो तो इस सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग होगी, तो नेट कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन। तो नेट कांटेक्ट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, तो इसका दो कंपोनेंट बना लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस कंपोनेंट को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन और इस कंपोनेंट को बोलते हैं फ्रिक्शन। इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, और इस कंपोनेंट को बोलते हैं फ्रिक्शन। हाँ कुछ भी यूज करेंगे चल, दोनों सेम ही है, सिर्फ स्मूथ सरफेस के लिए नहीं होता है, बस इतना समझ लेना, ठीक है। बाकी रफ सरफेस में तो दोनों सेम ही है, कोई भी थ्योरी यूज करो आंसर वही आना है। ऐसा थोड़ी कि इन तो इसका जो है इंटरलॉकिंग थ्योरी या मॉलिक्यूलर थ्योरी का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है ना, सिर्फ थ्योरी है, इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसीलिए टेंशन नहीं है अपने को, कहीं पे मैथ्स में यूज नहीं होगा, फॉर्मूला में यूज नहीं होगा ये सब। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या आएंगे, तो ये वाला सरफेस जैसे आप इसको पुल कर रहे हो, तो ये सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, ये वाला सरफेस इसके साथ, इसकी इंटरलॉकिंग इसके साथ होगी,
तो यहाँ पे फोर्स ऐसा लगेगा, जो सरफेस कांटेक्ट में आएगा वहीं पे फोर्स लगना है। तो नेट फोर्स हमेशा, अगर इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो तो नेट फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड होगा, दूसरा कंपोनेंट इस साइड होगा। तो इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं फ्रिक्शन और इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो, अगर स्मूथ सरफेस है, यहीं से समझो, अगर स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अरे स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो नेट कांटेक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में। अरे आई बात समझ में? इसीलिए जब स्मूथ सरफेस होता है तो कांटेक्ट फोर्स सिर्फ क्या लगता है? नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स सिर्फ क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? इन सबको डिस्कस करूंगा, ये नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो अब लिखते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है वो कब एक्ट करेगा। अरे ये बताओ, अभी ये ऐसा फोर्स लग रहा है, नेट कांटेक्ट फोर्स ऐसा है, तो इसका एक कंपोनेंट ये आ रहा था नॉर्मल, एक कंपोनेंट ये आ रहा है फ्रिक्शन। तो इन केस ऑफ स्मूथ सरफेसेस, क्या होगा? स्मूथ सरफेस के बारे में बात करेंगे तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एन के। इस केस में जो, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो नेट कांटेक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। और यही सी के इक्वल हो जाएगा। सी क्या है? नेट कांटेक्ट फोर्स। इन सब पे आऊंगा मैं अभी, ठीक है। तो अब ये फ्रिक्शन एक्ट कब करेगा? अब मुझे ये बताओ पहले, ऐसे ही एक एरो लगा के, ये ऐसा था, ये किसी प्लेटफॉर्म पे है, ये ब्लॉक जो है ये किसी प्लेटफॉर्म पे, मान लीजिए समझने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पे है ये ब्लॉक। अब ये बताओ, अगर ये वी से जाएगा, ये भी वी से जाएगा, तो कोई इंटरलॉकिंग होगी क्या यहाँ पे? कोई ओपोज करेगा क्या इसके मोशन का? ये वी से जा रहा है, ये वी से जा रहा है, इंटरलॉकिंग कब आएगी? इंटरलॉकिंग कब आएगी? जब ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन करेगा। when there is a relative motion between contact surfaces, when there is relative motion between contact surfaces, तब इंटरलॉकिंग आएगी। अभी सेम वेलोसिटी से जा रहा है तो कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, तो इंटरलॉकिंग नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, तो लिखेंगे व्हेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्रिक्शन होने के लिए देयर इज व्हेन देयर इज relative motion when there is relative motion or tendency of relative motion, tendency of relative tendency of relative motion between contact surfaces, कुछ नहीं, वही बता रहा हूँ। when there is relative motion or tendency of relative motion between contact surfaces, then in that case, then friction will act, ऐसे then friction will act, then friction will act। कब एक्ट करेगा? जब रिलेटिव मोशन होगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, तब फ्रिक्शन एक्ट करेगा, है ना। तो क्या होगा इन दिस केस? फ्रिक्शन ओपोजेस, इन दिस केस फ्रिक्शन ओपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ओपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये तो समझ में आ गई बात कि रिलेटिव मोशन ठीक है, ये टेंडेंसी क्या चीज आ गई यार? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन,
इसको समझ ले। ये ब्लॉक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू है सपोज 10 न्यूटन है। यस, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू आगे मैं बताऊंगा उसको। यहाँ पे F इक्वल्स टू क्या है, 10 न्यूटन है। आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल्स टू 5 न्यूटन। मूव करेगा क्या ये ब्लॉक? यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे 5 न्यूटन, मूव नहीं करेगा ना, क्योंकि 10 न्यूटन से ज्यादा चाहिए मूव करने के लिए। तो अब यहाँ से समझो, यहाँ पे समझिए, ये जो 5 न्यूटन फोर्स लगाया, वो 5 न्यूटन गया कहाँ? 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो अब ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे 10 न्यूटन लगेगा। अरे 5 न्यूटन लगा रहे हो तो यहाँ पे कितना फोर्स, ये मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं, एफएस मैक्स बोल देता हूँ, आगे समझाऊंगा ये एफएस मैक्स क्या है। तो यहाँ पे अगर आप 5 न्यूटन लगा रहे हो फोर्स, तो ये फोर्स भी 5 न्यूटन ही लगेगा फ्रिक्शन का, इससे ज्यादा थोड़ी लगेगा। 10 न्यूटन लगेगा तो ये इस साइड में मूव करना चाहे वो करना स्टार्ट कर देगा ना यार, खुद से सोचो, ये ऐसा है, समझो इसको। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, वैसे भी इसको ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ अभी कितना फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे अभी कितना फ्रिक्शन होगा, रफ सरफेस है मान लीजिए, जीरो, जीरो, ये इसके और इसके बीच का फ्रिक्शन जीरो, मूव ही नहीं कर रहा है, कहां से फ्रिक्शन आएगा, टेंडेंसी ही नहीं है, कहां से फ्रिक्शन आएगा। हाँ, लेकिन आप जब फोर्स लगाओगे, मान लो यहाँ पे लगा रहे हो तुम 10 न्यूटन, कुछ भी लगा रहे हो 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, फिर भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जितना तुम फोर्स लगा रहे हो, ये फ्रिक्शन उस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो जितना अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। कितने का, 1 न्यूटन। 2 न्यूटन लगा रहे हो फिर भी मूव नहीं कर रहा, 2 न्यूटन का इस साइड। तो इसका मतलब क्या है, जब तुम फोर्स लगा रहे हो, बता रहा हूँ वो सब आएगा, हाँ रेस्पॉन्स ही है वो, रेस्पॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एक चीज और समझ में आई होगा, जब ब्लॉक रेस्ट में होगा और जब आप फोर्स लगाओगे, तो उस इंस्टेंट पे भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा। आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब फोर्स क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये मूव करे, मोशन नहीं कर रहा है, बट फोर्स तो इसलिए लगा रहे हो ना यार कि मुझे मूव करे। तो इस वजह से इसकी टेंडेंसी आएगी, इस वजह से इसकी क्या आएगी, टेंडेंसी आएगी मोशन की। मोशन नहीं कर रहा है बट टेंडेंसी आएगी। आई बात समझ में? तो इसलिए वो चीज लिखा है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, इसको नोट कर लीजिए। डन। हाँ नोट करो, आराम से नोट करो यार। करेक्ट। डन। तो यहाँ पे एक बार फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, जब रिलेटिव मोशन होगा, और जब एक बार टेंडेंसी होगी तब एक्ट करेगा। इसलिए फ्रिक्शन को दो पार्ट में, तो यहाँ से एक चीज क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या, फ्रिक्शन ओपोजेस रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, कैप्स में लिखना, मोशन नहीं, रिलेटिव मोशन। ठीक है, बोलिए क्या डाउट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, कैटेगराइज करेंगे, एक होगा रिलेटिव मोशन का, दूसरा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन जब होगा इसके लिए। तो फ्रिक्शन इज
फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन. पहला क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज डायनामिक फ्रिक्शन. डायनामिक या इसी को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन. फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड क्या होगा? डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन. यही आगे चल के रोटेशनल मोशन जब पढ़ेंगे वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन भी बन जाएगा. ठीक है, एक मिनट रुको, बता रहा हूँ बता रहा हूँ. डायनामिक, देखो ऐसा. तो यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, दूसरा डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? इट एक्ट्स when there is tendency of relative motion. When there is tendency of, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है ना. स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब रेस्ट में ही होगा ना, तभी लगेगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन. इट एक्ट्स व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ relative motion. It acts when there is a tendency of relative motion between contact surfaces. डायनामिक फ्रिक्शन क्या होएगा? इट एक्ट, ये कब एक्ट करेगा? तो इट एक्ट्स व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ, व्हेन देयर इज relative motion. Wait, मीटिंग लॉक कर रहा हूं मैं. ठीक है, अभी बाद में जिसका ये होगा रिकॉर्डिंग देख लेना. ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है फालतू का. इट एक्ट्स व्हेन देयर इज relative motion. Okay. It acts when there is relative motion between contact surfaces. When there is relative motion between contact surfaces. यहाँ पे जब टेंडेंसी होगी तब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन का एक्ट करेगा जब रिलेटिव मोशन होगा तब, है ना. तो अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो कैसे आएगा? देखो यहाँ से, ये ब्लॉक है, ये फोर्स लगा रहे हैं अपन इस साइड, तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगा? इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने होगी तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा. तो फ्रिक्शन इस पे डिपेंड करता है कि ये ग्राउंड जो है इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा रहा है, क्योंकि वो भी कांटेक्ट फोर्स है ना. तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि ये जो ग्राउंड है ये इस ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है. तो फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है. फ्रिक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं म्यू. तो म्यू इंटू एन. तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है? म्यू इंटू एन हो जाता है. वेर म्यू की वैल्यू क्या होती है? वेर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन.
म्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे लिखो। बताता हूँ इसको आगे। अरे कॉन्टेक्ट सरफेसेस, ये बताओ, ये इसका कॉन्टेक्ट सर, ये कॉन्टेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, नेट कॉन्टेक्ट फोर्स, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। तुम ऐसा रखो ना, एक 5 kg रख दो, एक 10 kg रख दो, सेम सरफेस रख दो ना, सेम सरफेस, ये सरफेस सेम है। यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक है और 10 kg का ब्लॉक है, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा पुल करने के लिए, इसमें या इसमें? इसमें लगेगा ना ज्यादा फोर्स। तो ज्यादा फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस सरफेस और इस सरफेस के बीच कांटेक्ट ज्यादा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, इसलिए फोर्स लग रहा है। आई बात समझ में? नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, इसलिए लग रहा है। इसलिए एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नहीं नहीं, फ्रिक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन किसका कंपोनेंट है? नेट कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है, नॉर्मल का नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल का कांटेक्ट फोर्स बता दिया इसको। नोट किया इसको, एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू के आ जाएगा। अब यहां से इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू को लिखेंगे म्यू एस। म्यू एस जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि देखो स्टैटिक फ्रिक्शन ये ऐसा है, ये रेस्ट में है, 1 न्यूटन लगा रहे तो भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन 1 न्यूटन लग रहा होगा। 2 न्यूटन लगा रहे तो भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन 2 न्यूटन होगा। यहाँ पे अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन का है तो 10 न्यूटन तक तो मूव करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, वो अपने आप को क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। और ये कैसा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से जो एफ म्यू एस आया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ से एक वैल्यू आएगी, एफ एस मैक्स करके वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। तो इस फ्रिक्शन को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, maximum value of limiting static friction, static friction, it is the maximum value of static friction। ये static friction की maximum value होती है। कहीं पे FL भी लिखा होगा, FL वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, FS max और FL। सेकेंड केस, इन केस ऑफ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू को क्या बोलेंगे? तो म्यू इक्वल, अरे पहले समझ लो, ठीक है,
क्या बोला जा रहा है उसको समझ लीजिए, बाद में डाउट आना चाहिए कि सर फोर्स लगाया तो क्या होगा, नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू के इंटू एन। यही फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। जनरली क्या होता है, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होगी म्यू के से। क्यों होगी, क्योंकि ये अगर रेस्ट में है, ये अगर रेस्ट में है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इंटरलॉकिंग ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है। मूव करना है स्टार्ट किया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब एफ के की वैल्यू कम होगी एफ एस मार्क्स से। इसका मतलब एफ के की वैल्यू कम होगी एफ एस मार्क्स से। तो नॉर्मल तो दोनों केस में सेम है, इस केस में भी नॉर्मल एन है और इस केस में भी नॉर्मल एन है। तो वैरी क्या कर रहा है, म्यू एस और म्यू के। इसका मतलब म्यू एस क्या है, ग्रेटर है म्यू के से। तो जनरली ये होता है म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। क्यों है, क्लियर है। यस, सिर्फ इंटरलॉकिंग की बात नहीं करेंगे, वो तो नेचर। इंटरलॉकिंग कब होगा, इंटरलॉकिंग समझो, इंटरलॉकिंग कब होगा, वो तो इसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसका और इसका, ये इसके नेचर पे डिपेंड करेगा ना। इंटरलॉकिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेसेस। नोट करो इसको। तो म्यू के क्यूब स्मॉलर है म्यू एस से, ये समझ में आना चाहिए आपको। आएगा आएगा, सब आएगा, क्या है नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। म्यू पहले लिखा था ना, म्यू, म्यू को म्यू एस बोलेंगे किस केस में, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में म्यू म्यू एस हो जाएगा, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में एफ एस मैक्स की वैल्यू जो होगी वो म्यू एस इंटू एन। एफ एस मैक्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे कम भी होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स हो गया, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा फोर्स हो गया, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है। अब क्या है कि अगर ये मूव कर रहा है, जहां पे रिलेटिव मोशन होगा वहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उस केस में जो कोएफिशिएंट आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, उसको बोलेंगे क्या, म्यू के। तो एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इंटू एन। तो जनरली क्या होता है, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू म्यू के, है ना। क्योंकि जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट कर दिए, कोई ये ब्लॉक इस पे मूव कर रहा है, मान लो ये ऐसा मूव कर रहा है, तो इंटरलॉकिंग कम होगी। ऑब्वियस सी बात है ना यार, स्टार्टिंग में ज्यादा फोर्स लगेगा इसको। एक बार मोशन करना, मूव करना स्टार्ट कर दिया है तो कम फोर्स लगेगा आपको मूव कराने के लिए। इंटरलॉकिंग कम है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज हो गए, पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा थे। तो जैसे ये मोशन स्टार्ट करेगा, बॉन्ड्स क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड्स ब्रेक हो गया तो पहले से कम हो गया ना, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई ना एफ के। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, एफ के जो होता है वो लेस देन एफ एस मार्क्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इससे कम होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। नोट कर लिया इसको।
देखो यहाँ अगर कुछ क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है, म्यू, इफ म्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, इफ म्यू इज नॉट स्पेसिफाइड, देन अगर म्यू सिर्फ क्वेश्चन में म्यू गिवन है, ना तो म्यू एस लिखा है ना तो म्यू के लिखा है, देन आपको क्या लेना है, म्यू इक्वल्स टू म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि म्यू एस क्या है म्यू के क्या है, तो उस केस में म्यू इक्वल्स टू म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के। क्लियर, ये हो जाएगा उस केस में। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, अभी जितना पढ़ा है। ये यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे जो म्यू के है वो दिया हुआ है 0.3, म्यू एस जो है वो 0.5 गिवन है, और यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे एफ। यहाँ पे क्या लगा रहे, फोर्स एफ लगा रहे। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये 50 न्यूटन है, तो नॉर्मल इस साइड आएगा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन हो जाएगी। तो एफ 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 एस मार्क्स कितना आ जाएगा आपका, म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 50, 25 न्यूटन। और एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो म्यू के इंटू एन, तो 0.3 इंटू 50, तो 15 न्यूटन। कितना आया, 15 न्यूटन। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से ये आपका एफ है, ये न्यूटन में है, ये आपका एफ है, ये भी न्यूटन में, ये आपका एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे समझिए, एफ की वैल्यू 0 है, 0 न्यूटन, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन होगा। अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, एफ एस मैक्स 25 न्यूटन है। अभी पता नहीं मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, बट एफ एफ एस मैक्स बोल सकते हैं कि 25 न्यूटन है। तो आप लगा रहे हो, फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, तो ये ऐसा रखा हुआ है, मूव करेगा ये, नहीं करेगा। तो ये कितना रहा होगा फ्रिक्शन, 0 न्यूटन। तुम फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो फ्रिक्शन क्या फोर्स लगाएगा, 0। एक्सेलरेशन भी 0। फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, ये मान लीजिए यहाँ पे 5 न्यूटन लगा दिया, 5 न्यूटन, कितना, 5 न्यूटन। तो अगर आप इस पे 5 न्यूटन फोर्स लगाओगे, ये मूव करेगा, 5 kg का ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, अरे मूव नहीं करेगा। इसका मतलब उसको बैलेंस कर रहा होगा कोई, तो ये आएगा 5 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन कितना, 5 न्यूटन। अभी भी एक्सेलरेशन 0। ये 10 न्यूटन मूव करेगा, नहीं करेगा मूव। जब तक ये 25 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा, मूव तो नहीं करेगा। तो ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा, तो भी मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन 0। ये 20 कर दिया, 15 कर दो पहले, तो भी ये 15 न्यूटन मूव नहीं करेगा, 0। 25 कर दीजिए, ये भी 25 न्यूटन मूव नहीं करेगा, 0। अब 25.001 कर दीजिए, 25.001। अब ये 25 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, फर्स्ट मार्क्स 25 है, और तुम फोर्स लगा रहे हो 25.001, मूव करेगा ये, मूव तो करेगा अब, है ना। अगर ये मोशन करना स्टार्ट कर दे रहा है, तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। रिलेटिव मोशन होगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, 15, सडनली चेंज हो जाएगा ये। तो अब देखो ये फोर्स कितना बड़ा, 0.001 न्यूटन बढ़ाया आपने, 0.001। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका, तो ये हो गया 10.001/5, 2.0002। बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दे रहा है ये, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दे रहा है ये। समझ रहे हो तुम, 25 न्यूटन था, तब तक ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन तुमने फोर्स कितना 25.001 लगाया, तो 2 मीटर पर सेकेंड।
25.000000001 भी लगा दोगे ना तो भी ये मोशन में आ जाएगा, तो भी ये मोशन में आ जाएगा और उसका एक्सेलरेशन 2 होगा, 2 से कुछ ज्यादा होगा। तो जैसे ये मोशन में आ गया, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे 30 न्यूटन लगा दो, 15 लगेगा। क्या लगेगा? 15। तो यहाँ से ऑब्जर्व करो तुम, यहाँ से यहाँ तक ये कैसा फ्रिक्शन, अभी तक ब्लॉक मूव नहीं किया है, तो ये कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है? 25 न्यूटन वाला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये दोनों क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। ये 15 है, 30, तो 15/5 3 हो जाएगा, ये तो 3 मीटर हो जाएगा, लास्ट वाला है ना काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे ये 25 है, 25 से तुमने इंक्रीज कर दिया कितना? 25.001, 25.001। तो अब ये क्या होगा? फ्रिक्शन है तुम्हारा 25, फ्रिक्शन है 25, तुम फोर्स लगा रहे हो, ड्राइविंग फोर्स इतना है, तो अब तो ये फोर्स ओवरकम कर लिया है ना यार 25 न्यूटन को। इसका मतलब ब्लॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो ब्लॉक मोशन में आ गया है। इट मींस देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड, रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। आई बात समझ में? तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक। तो इसका एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। अब 30 न्यूटन लगा रहे फोर्स, तो मूव तो कर ही रहा है पहले से, तो मूव कर रहा है तो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? नहीं, 2 से कम कभी नहीं हो सकता है। इस केस में 2 से कम कभी भी फोर्स नहीं होगा, इस एग्जाम्पल में। एक्सेलरेशन, सॉरी, एक्सेलरेशन कांट बी लेस देन 2। तो यहाँ से 30 है तो ये 15 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3। अरे नेट फोर्स कितना? 30 माइनस 15, 15 हो जाएगा। मास कितना? m, तो एक्सेलरेशन कितना? 3। हाँ, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0 है उसका भी। अरे सब आएगा। तुमको बहुत टेंशन होता है हर लेक्चर में स्टार्टिंग में कि सर ये कर दो, सर वो कर दो। अरे समझो तो पहले, हर लेक्चर की स्टार्टिंग में बोलते पहले समझने की कोशिश करो क्या बता रहा हूँ। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है तुम्हारा, हर लेक्चर के स्टार्टिंग में होता है तुम्हारा ऐसा। एक बार समझो, सब आएगा समझ में, क्वेश्चन खुद से हो जाएगा। और ऐसा थोड़ी है कि कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा हुआ आज तक? नोट कर लो इसको पहले। जब भी कोई चैप्टर पढ़ाऊं, सबके लिए, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए, जब भी कोई चैप्टर पढ़ाऊं तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए। एक बार मैं बोल दूं कि ये कॉन्सेप्ट हो गया है, अब कुछ भी डाउट से पूछिए कि सर एक एग्जांपल करा दो, इस इलस्ट्रेशंस को देख लो, ये समझ में नहीं है या वो समझ में नहीं है, मैं खुद पूछता हूँ। ठीक है, तुम ज्यादा लोड मत ले लेना, ये सर ने बोला है, क्वेश्चन पूछा सर ने, ये बोल दिया पूछूंगा ही नहीं, वैसा नहीं है। एक बार समझो ना, फिर मैं खुद से बताऊंगा तुमको, क्वेश्चन तो आएगा ही, ऐसा थोड़ी कुछ भी हो जाएगा। डाउट लेक्चर तो मुझ पर डिपेंड नहीं कर रहा है यार। हाँ बोलो क्या है? डाउट लेक्चर के लिए सेंटर कोऑर्डिनेटर को बोलना पड़ेगा, वो तो मैं नॉर्मल लेक्चर में तुम्हारा सब कुछ सॉल्व करता हूँ, बुकलेट डिस्कशन ये वो, बाकी सबके तो डाउट्स लगते भी है। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं हो रहा है? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर बोलो तो। नोट किया है इसको? कल है ना डाउट लेक्चर, तो फिर सही है ना। कोई बोल रहा है कल तुम लोग का डाउट लेक्चर है, देखो एक बार।
मेरा ही डाउट लेक्चर है। हाँ तो एक्सरसाइज 2 और 3 करना, ठीक है। एक्सरसाइज सेकेंड एंड थर्ड, एक्सरसाइज सेकेंड एंड थर्ड याद से। मेरा कहीं और लेक्चर होगा ना यहाँ से। लास्ट में पूछ लेना, आज ही पूछ लेना, जो भी डाउट है, जिसका भी डाउट है लास्ट में एक बार पूछ लेना, ठीक है। तुम लोग को पता होगा, मेरे इसमें तो कुछ भी होता है टाइम टेबल में। 4:30 है, क्या है 4:30 है। अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ से समझो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, ये ऐसा ग्राफ बना लेते, सॉरी डायग्राम नहीं, ग्राफ बना लेते। इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये फ्रिक्शन है, ये क्या है फ्रिक्शन, इस साइड फ्रिक्शन है, और यहाँ पे जो है ये तुम्हारा अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो पहले क्या था, जैसे ये फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो रहा है सेम वैल्यू से। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा पहले, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है, ये न्यूटन है, ये भी न्यूटन में, ये 10 है तो ये भी 10 है, ऐसा ही आ रहा था ना यार। ये कहाँ तक है, यहाँ तक है। यहाँ पे एफ की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो गई, एफ एस मैक्स के। यहाँ पे एफ की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एफ एस मैक्स के। अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना होता तो थीटा की वैल्यू कितनी होती, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे एफ एस मैक्स है और ये वैल्यू भी किसके इक्वल हो, एफ एस मैक्स। तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करोगे आप, जैसे फोर्स को, इस फोर्स को जैसे आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया था तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जा रही थी, और उस केस में ये फ्रिक्शन जो है, वहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू इससे कम थी। तो सडनली ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ऐसा, और फिर कांस्टेंट हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब कोई बोलेगा सर ये कैसे आ गया, इसको तो यहीं से, ये ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए। सर ये ग्राफ तो ऐसा गया, ठीक है, ऐसा आके ऐसा हो जाना चाहिए, यहीं से हो जाना चाहिए। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, फिर यहाँ से ग्राफ ऐसा जाना चाहिए। ये कैसे हो गया, थोड़ा सा ये ऐसा कैसे हो गया, मैंने ऐसा बना दिया और फिर यहाँ से ऐसा। हाँ, क्योंकि वो उसी इंस्टेंट पे नहीं होगा ना, बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए कुछ टाइम तो जाएगा ना, वो टाइम इंटरवल बहुत ही कम होगा, बट कुछ टाइम तो जाएगा ना, तो सडनली चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, फिर ये यहाँ से जाएगा। और ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये आपका एफ के है, ये आपका क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस साइड स्टैटिक, और इस साइड काइनेटिक। क्लियर है। अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाते तो कैसा आता, इस केस में क्या है, म्यू एस म्यू के इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन है और यहाँ पे फोर्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए, अप्लाइड फोर्स। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो जैसे एफ इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, जैसे एफ की वैल्यू, नहीं नहीं कभी भी वो तो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या है, कांस्टेंट है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ना। जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, एफ एस मैक्स। तो जैसे एफ एस मैक्स हो गई, अब थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज करोगे तो उसी इंस्टेंट पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ओपन, क्योंकि यहाँ से तो एक्सेलरेशन कुछ होगा नहीं, बट उसी इंस्टेंट पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, और स्ट्रेट लाइन आएगा इसका। तो ये वाला पॉइंट 2 मान लीजिए, इसको इस एग्जाम्पल में ये 2 था, बट ये 2 तो आएगा नहीं, 2 से कुछ ज्यादा ही होगा, तो यहाँ से ये स्टार्ट करेगा और ये ऐसा। ठीक है। अगर यही वैल्यू म्यू एस इक्वल्स टू, इस केस में भी क्या है, म्यू एस म्यू के इक्वल नहीं है। इफ म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के, तो उस केस में ये वाला पॉइंट यहीं से ऐसा चला जाएगा, और ये जो है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ऐसा।
है ना, एक ही शब्द बना देता हूँ। व्हेन म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता, इस केस में क्या आता, कैसा फोर्स, इसका ग्राफ कैसा आता, ये फ्रिक्शन है और ये अप्लाइड फोर्स है, ये यहाँ से ऐसा आता स्ट्रेट लाइन, और इसी पॉइंट से ये ऐसा हो जाता, इस पॉइंट पे F इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, और एक्सेलरेशन भी होता, तो ये A है और ये F है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 0 रहता, और यहीं से ये ऐसा चलाना, यहाँ पे F की वैल्यू सेम टाइप का होगा ना, टाइप तो इसी टाइप का होगा ना, ये वैल्यू एफ एस मैक्स डिफरेंट हो सकती है, काइनेटिक फ्रिक्शन डिफरेंट हो सकता है, बट शेप तो इसी टाइप का आएगा। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए इसको। यू कहाँ पे, स्लोप यू कहाँ लिखा मैंने, अरे ये 5 है, ये 5, स्लोप तो 45 डिग्री हो गया ना यहाँ पे। कुछ नहीं, नथिंग, बस आपको सिर्फ स्लोप देखकर ये समझ में आना चाहिए 45 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जितनी एफ की वैल्यू होगी उतनी एफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, बस यही ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। यहाँ पे होगा ना, जीरो से थोड़ी स्टार्ट होगा, जीरो से थोड़ी, एफ एस मैक्स के इक्वल है तो जीरो पे थोड़ी आएगा, ये यहाँ तो डिसकंटिन्यूटी मतलब ये वैल्यू नहीं होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ तक जीरो है और यहीं से इंक्रीज होगा ना, तो ऐसा डॉट बना दो, यहीं से इंक्रीज करा दो। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूटी का मतलब यहाँ से एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा बट टू नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा सर्कल बना दिया, टू नहीं होगा, टू से ज्यादा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक तो जीरो ही होगा ना, और जीरो से ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ तो सीधा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो गया, ये ऐसा है, ये 10 kg है और ये भी 10 kg है ऐसा, ये भी 10 kg, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पे भी सेम सरफेस है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो आप ये बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन कितना होएगा, एफ की वैल्यू क्या होगी, 0.5 इंटू नॉर्मल 100 हो जाएगा, 50 न्यूटन, यहाँ पे भी एफ क्या होगा, 0.5 इंटू 100, 50 न्यूटन, तो दोनों जगह पे फ्रिक्शन सेम है ना यार, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, डिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, आई बात समझ। नेक्स्ट लिखेंगे नेट कांटेक्ट फोर्स, फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो देखो जैसे ये ब्लॉक, नहीं देखो, उस चीज को समझो, यहाँ पे बॉन्ड बनना और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं समझो यहाँ पे, इसलिए तो उस थ्योरी को मैंने रिजेक्ट किया यहाँ पे, समझो इस चीज को, यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है, किसमें, किसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा देख के बताओ,
उतना, इतना पार्ट लो, इतना एरिया लो, इतना ही एरिया लो, इतना एरिया कंसिडर करो पहले, इतना एरिया जितना इसका एरिया उतना इसका एरिया कंसिडर करो। उतने ही एरिया में इसका प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स ज्यादा है। आई बात समझ में? तो इसलिए उस चीज को, तो अगर प्रेशर ज्यादा लगा रहा है ये, तो बॉन्ड जो है यहाँ पे इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाएगा। आई बात समझ में? नेट कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये ऐसा है, ये ब्लॉक है ना, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तो अगर ड्राइविंग फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है मान लीजिए, और नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है सी। इसी सी को क्या बोलेंगे, नेट कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये इसी का कंपोनेंट है, ये इसी का क्या है, कंपोनेंट। और ये एंगल मान लीजिए आप थीटा, ये एंगल फाइव मान लीजिए, थीटा या फाइव जो भी मानना, फाइव मान लीजिए इसको। तो नेट कांटेक्ट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट कांटेक्ट फोर्स कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा C इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना, 90 डिग्री पे है दोनों, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, एफ को क्या लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इंटू अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हर जगह ये वैल्यू नहीं होगी, हर जगह पे ये वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे ये वैल्यू है। मान लेते हैं कि ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तब इसकी वैल्यू ये होगी, ये एक्सेलरेट कर रहा है तब इसकी वैल्यू ये होगी। एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, इफ ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, if driving force is less than limiting friction, then in that case contact force is would be less than n into under root 1 plus mu square। उस केस में ये वैल्यू कम होगी, यहाँ पे ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो कांटेक्ट फोर्स ये आएगा। इतना नोट करो, देखते हैं फिर आगे। हाँ वो आगे आगे बताता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं आगे एक एग्जांपल से बताऊंगा। हाँ ठीक है, समझा मुझे, बताता हूँ एक मिनट। जो लास्ट पॉइंट बोला मैंने, मैं उसको एक ऐसे ही बता रहा हूँ कि वो क्यों कम होगा, कैसे कम होगा, वो समझ में आएगा आपको। डन। अब देखिए यहाँ से उस वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर लेट्स से इफ एफ इज, यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इफ एफ इज लेस देन एफ एस मैक्स, इस केस में क्या है, एफ इज लेस देन एफ एस मैक्स, देन इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन एफ एस इक्वल्स टू एफ, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के इक्वल हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के इक्वल हो जाएगी, है ना। यहाँ पे लिख लेना एक पॉइंट, ब्रैकेट में लिखना। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन साइड मिस हो गया शायद, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, एंड इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, एफ एस जो है वो 0 भी हो सकता है और एफ एस मैक्स के इक्वल भी हो सकता है, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, अगर इफ एफ इज लेस देन एफ एस मैक्स, ये मूव करेगा क्या, मूव नहीं करेगा ना यार, ये तो रेस्ट में ही रहेगा, तो रेस्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, जितना ये फोर्स
ड्राइविंग फोर्स है, इसी के इक्वल फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, एफ के इक्वल है। तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है आपका, इस साइड एफ लग रहा है, तो इस साइड एफ है, तो इस साइड भी एफ की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। नॉर्मल ये हो जाएगा, तो इस केस में नेट कांटेक्ट फोर्स ये आ जाएगा सी। इस केस में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, विच इज लेस देन म्यू इंटू अंडर रूट वन, सॉरी एन इंटू अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट केस में एफ की वैल्यू तो ग्रेटर थी ना एफ एस मैक्स से, ये वैल्यू तो एफ एस मैक्स से बहुत ही ज्यादा थी, तभी तो वो एक्सेलरेट कर रहा था। अरे आई बात समझ में कुछ, अब ये पॉइंट समझ में आया। जैसे आप फोर्स लगा रहे हो इस साइड एफ, ये मूव नहीं कर रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ना, इसी के इक्वल होगा। तो इसके इक्वल अगर फोर्स है, इसके इक्वल अगर फोर्स है, तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, इतना तो समझ में आया ना, इसको भूल जाओ। ये समझ में आया ना, ये समझा या नहीं समझा, इतना ही नोट करो, क्योंकि फिर म्यू एस म्यू के आ जाएगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वो मुझे नहीं करना है। तो ये वैल्यू ये इतनी हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो, कभी कभी ये भी हो सकता है ना, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी 430, अगर स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि नेट कांटेक्ट फोर्स जो होगा, सी की वैल्यू जो होगी वो नॉर्मल के इक्वल या उससे ग्रेटर होगी, और लेस देन कितनी होगी, म्यू इंटू अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वायर के इक्वल, सॉरी एन, एन इंटू ये म्यू स्क्वायर। क्लियर है, इसके इक्वल। ये कब होगा, जब फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, तब नॉर्मल हो जाएगा, फ्रिक्शन की कुछ वैल्यू होएगी तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ऐसा। ठीक है, नेट कांटेक्ट फोर्स, ये नेट कांटेक्ट फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए कब कैसे फोर्स लगेगा। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फाई। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, इट इज, ये पहले से डिफाइन है, इट इज द एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। इट इज द एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे ये ऐसा है, अगर सपोज ये मूव कर रहा होता, तो ये एफ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा एफ, यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा ऐसा, तो नेट कांटेक्ट फोर्स आपका ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला है। ये पहले से डिफाइन है, तो ऐसा नहीं कि सर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के बीच एंगल होगा, वैसा कुछ नहीं है। तो ये फाई, तो tan फाई देख, तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan फाई इक्वल्स टू एफ बाई एन, एफ बाई एन, एफ बाई एन। तो tan फाई कितना हो जाएगा, म्यू एन बाई एन, एन से एन कैंसल आउट हो जाएगा, तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू। यहाँ से फाई देख सकते हैं, फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स tan इनवर्स। आई बात समझ। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, तो एफ, इस फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के इक्वल हो जाती, तो उसके इसमें tan फाई क्या हो जाता, कैपिटल एफ अपॉन एन, वो हो जाता।
ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा आपका, जीरो हुआ तो कोई एंगल ही नहीं होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, है ना। इफ द एंगल बिटवीन, क्या बोला, इफ इट इज द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल है, तो अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन हो जाएगी, म्यू इंटू एन। तो ये फाई टैन फाई क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो यहाँ से टैन फाई इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा, तो फाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स म्यू। मैं ये बोल रहा था कि अगर ये रेस्ट में होता तो उस केस में इस एफ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू इस एफ के इक्वल हो जाती। तो उस केस में आप एफ नहीं लिख पाते, स्मॉल एफ, यहाँ पे कैपिटल एफ आ जाता है, एफ की जगह पे म्यू एन नहीं कैपिटल एफ। जीरो नहीं यार, जीरो कब होगा, जब फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी तब, जब फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी तब ये कांटेक्ट फोर्स इसी डायरेक्शन में, नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में, तो tan फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फाई जीरो आ जाएगा, फाई जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा एंगल ऑफ रिपोज, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग। थीटा मान लीजिए इसको, ये वो फाई लिया तो ये थीटा। तो इस केस में क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, अब इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब आपने इस ब्लॉक, एक ब्लॉक को रख दिया इस पे, और ये ब्लॉक यहाँ पे किस में है, लिमिटिंग, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या होता है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, मूव नहीं कर रहा है बट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, मूव करने वाला है, ठीक है, मूव करने वाला है, तो उसी को बोलते हैं, उस केस को क्या बोलते हैं जहां पे, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, एफ एस मैक्स, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, एफ एस मैक्स, तो उसी को बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, है ना। यहाँ पे इसकी टेंडेंसी आएगी, अब उससे ज्यादा अगर ड्राइविंग फोर्स हो जाता है एफ एस मैक्स से, तो ये स्लाइड हो जाता, ये क्या हो जाता, स्लाइड हो जाता। इसको नोट कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे मैं इसको डिफाइन करता हूँ क्या होता है, कुछ एक्सप्रेशन आएगा उसको भी देखेंगे। यस, इम्पेंडिंग मोशन, करेक्ट। डन, एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं, लिखेंगे it is the angle of inclination, it is the angle of inclination, it is the angle of inclination of an inclined plane, inclined plane at which a block is placed, a block is placed in such a way that it is on the verge of motion, such a way that
it is on the verge of motion, verge of motion, that is in limiting equilibrium, limiting equilibrium. तो अब अगर ये ब्लॉक यहाँ पे है और यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, क्या है, म्यू, और ये मास m है, तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, क्या, mg sin थीटा, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में आने की, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे एक टेंडेंसी इस डायरेक्शन में आने की, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा। तो अभी क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, है ना। तो इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यहाँ से क्या आ जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी fs max, तो यहाँ से क्या आएगा, mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू एन की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा, एन क्या होगा, एन तो इसके इक्वल हो जाएगा ना, mg cos थीटा, तो यहाँ से mg कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो फिर से आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू लिख दो, तो tan थीटा फिर से क्या हो जाएगा, वहां पे भी वैसा ही कुछ आ रहा था, म्यू हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स, सेम आ गया, इक्वल हो गया उसके, बट दोनों डिफरेंट है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये म्यू क्या है, थीटा क्या है आपका, थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज, tan इनवर्स, tan इनवर्स, एक बार नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। नहीं नहीं, म्यू कहीं पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लिखा यहाँ पे क्या, म्यू, यहाँ पे क्या लिखा, म्यू, वहां पे भी क्या लिखा, म्यू, ना तो म्यू के लिखा, ना तो म्यू एस, कुछ नहीं लिखा, ठीक है। हाँ, अगर म्यू एस म्यू के गिवन होगा, म्यू एस म्यू के गिवन होगा, तब देख लेंगे क्या आएगा, यहाँ पे म्यू एस लेंगे, वहां पे म्यू के लेंगे, है ना। कैसा, क्या कंडीशन गिवन है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, क्या कंडीशन गिवन है वो उस पर डिपेंड कर रहा है ना। जैसे उस केस में अगर वो रेस्ट में भी होता और एफ की वैल्यू एफ एस मैक्स के इक्वल हो जाती, तो उस केस में वही एक्सप्रेशन आता, उस केस में वही एक्सप्रेशन आता। नहीं, इसमें कुछ बताना है मुझे, ये वाला पार्ट डन ना। देखो यहाँ से क्या आया आपका, म्यू इक्वल्स टू, सॉरी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, tan इनवर्स ये आ रहा था, यहाँ से केस वन,
if mu, if theta is less than tan inverse mu, then the block remains at rest, remains at rest on the inclined plane, करेक्ट। और इस केस में फोर्स कितना होगा, इस केस में फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक, क्योंकि रेस्ट में है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और क्योंकि थीटा की वैल्यू, अपन ने जो थीटा फाइंड किया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया है, वो कौन सा फ्रिक्शन लिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो उस केस में क्या होगा, एफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी, इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। तो एफ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रेस्ट में है तो एफ एस इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी, विच इज लेस देन म्यू एस इंटू एन या म्यू इंटू एन। आई बात समझ में, म्यू लिख दे तो म्यू इंटू एन लिख दो, क्लियर है। जी साइन थीटा के इक्वल। आपको अब कोई ये भी बोल रहा है क्या कि सर लास्ट में भी तो एफ एस मैक्स म्यू एम जी साइन थीटा के इक्वल था, इस साइड भी मैंने वही किया है, देखो यहाँ से इस साइड भी मैंने वही किया, एफ एस मैक्स इज लेस देन एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एन, यहाँ पे भी वही लिख रहा हूँ। बट यहाँ पे जो थीटा है वो तो कम है ना यार इस थीटा से, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू है, यहाँ थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, मतलब थीटा की वैल्यू पहले से डिक्रीज हो गई ना, तो थीटा की वैल्यू पहले से डिक्रीज होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा भी डिक्रीज हो जाएगा। केस 2, when if theta equals to tan inverse mu, then the block is on the verge of motion, on the verge of motion मतलब impending motion, verge of motion, है ना। तो इस केस में F जो होगा वो लिमिटिंग होगा, है ना, F जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब ये वैल्यू एफ एस मैक्स हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, F की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की इक्वल हो जाएगी। केस 3, if theta is greater than tan inverse mu, then the block then the block slide then the block slides down the incline, और इस केस में F की वैल्यू एफ के इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन के। नोट कर लीजिए इसको, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। अगर किसी को एक दो क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, अभी टाइम है तुम्हारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होने में। और किसी एक ने बोला था एग्जाम्पल कराने के लिए, अरे तुम टेंशन मत लेना, नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ एग्जाम्पल ही होगा, ठीक है, तो ज्यादा ये नहीं कि सर ने मुझे क्यों बोल दिया, वही है वो। ठीक है ठीक है ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। डन। क्या है तुमको यार, बोलो क्या है, इतना क्या क्या डाउट है। सर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं सर। तुम फोटो फोटो लो ना, एक बार फोटो लेकर ग्रुप पे सेंड करो ना, क्योंकि फिर टाइम जाएगा उस पीडीएफ ओके को देखने। ओके सर। नहीं सर, सर मेरा बस इतना ही डाउट था कि सर सर मतलब वो, अच्छा मैं ग्रुप पे भी, सॉरी सर। ठीक है, तब तक मैं मल्टीपल पुलिस पे आ जाता हूँ, बहुत सारी पुली आ गई है, तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे।
पुलिस के साथ एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग वाला एक क्वेश्चन कराया था, बहुत सारा पुली लिया बट ब्लॉक 2 ही है, ऐसा कराया था कुछ, है ना। बट ब्लॉक कितना है, 2 ही ब्लॉक है। बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे तो उसका भी आएगा, इसका भी वैसे ही होता है, ऐसा है, ये ऐसा करते हैं। बहुत सारी पुलिस है, यहाँ पे एक ब्लॉक है ए बी, तो किसी भी डायरेक्शन में आप अज्यूम कर सकते हो। मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है, कंस्टेंट रिलेशन फाइंड करना। तो ये इसमें टेंशन टी मान लीजिए, तो ये भी टी हो जाएगा, तो इसमें 2t हो जाएगा, तो इसमें भी 2t हो जाएगा, तो इसमें 4t हो जाएगा, तो इसमें भी 4t आ जाएगा, तो इसमें 8t आ जाएगा, तो इसमें भी 8t आ जाएगा। अब ये ब्लॉक ए है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 14 15t ना, इसमें आ रहा है 15t। ये ब्लॉक बी है, इसमें आ रहा है t, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लो, a2। आपको डायरेक्ट बताया, एक तो टी डॉट ए वाला कॉन्सेप्ट है, या देख एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन वाला पार्ट बताया है, नहीं है तो आप टी डॉट ए वाला ही कर लीजिए। डायरेक्ट भी देख कर सकते हैं सॉल्व यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15t इंटू a2, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस टी, a1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 15 a2 इक्वल्स टू a1। मतलब a2 की वैल्यू को अगर मैं मान लूँ, लेट्स से a2 इक्वल्स टू a0, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 a0। तो ये तो एक रिलेशन आ गया। अब इसका एक्सेलरेशन अगर फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसका मास m मान लीजिए और इसका मास m है, तो FBD ड्रॉ करना है। उसके बाद तो FBD रिलेशन फाइंड करने के बाद क्या, FBD, तो FBD ऑफ ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए का मास m है, तो इस डायरेक्शन में mg आएगा। यहाँ पे 15 न्यूटन है, 15t है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, a0, इसी को मैंने a0 मान लिया। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। इक्वेशन क्या, 15t माइनस mg इक्वल्स टू ma0, इक्वेशन 1। FBD ऑफ ब्लॉक बी, तो बी ले लिया, यहाँ पे टेंशन टी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg आएगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a1 है, और a1 की वैल्यू 15 a0 है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इक्वेशन क्या, mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू 15 a0। कितना अननोन है, टेंशन, और ये नहीं नहीं, वेलोसिटी कुछ भी दी हुई है आप कर सकते हैं, है ना। वेलोसिटी कुछ भी गिवन, आप t1 ऐसा कर सकते हैं, tv1 सिग्मा t डॉट वी को 0 कर सकते हैं, सिग्मा t डॉट वी बताया है, t डॉट वी कर सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, किसी भी इंस्टेंट पे आप ऐसा कर सकते हैं। बोलने के मेरे मतलब ये, किसी भी इंस्टेंट पे आप ऐसा कर सकते हैं, t डॉट वी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वैसे ही पहले रिलेशन फाइंड करो, फिर FBD ड्रॉ करो, आंसर आ जाएगा, फिर FBD आंसर आ जाएगा। क्या है, संडे TW2T क्वेश्चन फर्स्ट। एक मिनट देख लेते हैं TW2T किधर है यार, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, मिल गया मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू रेज अ मास ऑफ 100 kg, इन ऑर्डर टू रेज अ मास ऑफ 100 kg, अ मैन ऑफ मास 60 kg। देखो ये ऐसा है, ये एक पुली है, और यहाँ पे एक 100 kg है, यहाँ पे सॉरी मैन है, इस साइड मैन है, और ये कितना है, 60 kg है। Fasten a rope to its end and passes the rope over a smooth pulley. He climbs the rope with acceleration 5g/4 relative to rope. ये किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, इस रोप के रेस्पेक्ट में जा रहा है, क्लियर है। ये किसके रेस्पेक्ट में, तो इस रोप के रेस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रोप इज 5g/4, 5g/4। तो टेंशन फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर ये इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ये ऐसा फोर्स लगा रहा है,
और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये वाली स्ट्रिंग किस साइड, ये इस साइड आएगी, एक्सेलरेशन स्ट्रिंग इस साइड होगी, है ना। और यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग इस साइड आएगी, ये वाली स्ट्रिंग इस साइड आएगी, ये वाली स्ट्रिंग ऊपर जाएगी। आई बात समझ में। एफबीडी बना लेते हैं आप। इसका एफबीडी क्या होगा, 100 kg है तो 1000 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन टी, इसका एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन क्या, t माइनस 1000 इक्वल्स टू 100 इक्वेशन। इसका एफबीडी बनाते हैं। इसका एफबीडी जो है, इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ मैन को एम अज्यूम कर लिया, तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन आएगा 600 न्यूटन, और ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में एम से, कितने से, ठीक है, एम अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वेशन, तो t माइनस 600 इक्वल्स टू 60 इंटू एम, 60 इंटू एम। क्लियर है, इक्वेशन 2। अब देखो एक और इक्वेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, रोप। तो यहां से क्या आएगा, यही है रोप, ए आर है ये, इसको ए आर लिख दो। तो देखो ए एम माइनस ए आर हो जाएगा, 1d है, तो यहाँ पे ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 5g/4 है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ए एम है। और ए आर यहाँ पे किस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे ए आर इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसको आप प्लस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से 5g/4 इक्वल्स टू ए एम प्लस ए आर, हो गया ना खत्म क्वेश्चन। कितना अननोन है, ए एम, ए आर, टेंशन, 3 इक्वेशन 3 अननोन। आई बात समझ में। मैंने क्या किया, इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अज्यूम कर लिया ए एम, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। या फिर इसी फ्रेम से सॉल्व कर सकते थे, तो तुम सॉल्व कर लेते, यहीं पे बैठ जाओ, यहीं पे तुम बैठ जाओ ना यार, इसी पे बैठ जाओ, यहाँ पे, यहाँ पे बैठ जाओ। तो तुम क्या ऑब्जर्व करते, ये स्ट्रिंग इस साइड आ रही है तो ये इस साइड जा रही है, तुम यहीं पे बैठ जाओगे, इसका एक्सल यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे नहीं, ज्यादा बेटर है तुम यहाँ पे बैठ जाओ इस वाले स्ट्रिंग पे। तो तुमको खुद का एक्सेलरेशन 0 लगता, तो तुम यहाँ पे क्या लगाते, ये स्ट्रिंग इस साइड जा रही है तो तुम इस पे एक स्यूडो फोर्स लगाते, क्या लगाते, स्यूडो फोर्स, है ना। तो इसका एफबीडी तुम कैसा बनाते, 600 इस साइड आता, टेंशन इस साइड आता, और ये वाली स्ट्रिंग इस साइड आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्यूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो कितना 60 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ जो भी इसका स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन है एस आर। हो गया खत्म। और इस डायरेक्शन में जा रहा है 5g/4, है ना, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में ही जा रहा है, तो मैं स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पे फोर्स लिख रहे हो, तो t प्लस 60 ए आर माइनस 600 इक्वल्स टू 60 इंटू 5g/4। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये थर्ड वाला इक्वेशन आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हो गया। समझो क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में जो सर का डाउट्स है उसमें एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 को डिस्कस कीजिए। क्लियर। तो मैं किसी दिन एक्सरसाइज 4 डिस्कस कर दूंगा, एक्सरसाइज 4। नहीं है तो जो बचा हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेना, तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेना सर से, जो बचा हुआ है एक्सरसाइज 1 का, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, उसके बाद एक और पार्ट बचेगा फ्रिक्शन का, वो किसी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं। बट पहले डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।